नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम शख्सियत सफर जिंदगी का, जिसमें हर बार हम एक शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनसे जानते हैं, उनके संघर्ष के बारे में जानते हैं कि शख्स से शख्सियत बनने तक का सफर उनका कैसा रहा। उनके संघर्ष से हम प्रेरणा लेते हैं और उनकी कहानी को दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज भी ऐसी शख्सियत से आपको मुलाकात करवाई जाएगी आपसे, लेकिन उससे पहले दो लाइन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। और ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद है, मध्य प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया, भावना डहेरिया। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और जिस तरह से शख्स से शख्सियत बनने का जो सफर रहा आपका, बहुत ही मुश्किलों भरा रहा होगा हालांकि, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि आपने सबसे ऊंची चोटी को फतह तो किया, लेकिन आप वहां पर नहीं रुकी, उसके आगे भी आपने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ी ऊंची चोटी को फतह किया, उसके बाद अफ्रीका में आपने पहुंचकर वहां पर दीपावली मनाई पर्वत पर। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत मेरे गांव से हुई। मैं एक छोटे से सुंदर से गांव से हूं, जो कि मध्य प्रदेश के सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो पातालकोट, शायद आपने सुना होगा, उसके पास तामिया गांव है, वहां से मैं बिलोंग करती हूं। और जब मैंने बुक में पढ़ा एवरेस्ट के बारे में, तो मेरी इच्छा ये हुई कि मुझे भी एक दिन एवरेस्ट जाना है। लेकिन तब मैं बहुत छोटी थी, 7th क्लास में थी, तो मुझे लगता था जैसे बच्चों के सपने होते हैं ना कि ये करना वो करना, तो मुझे लगता था मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। और फिर उसके बारे में मैंने पता किया, बट उस छोटे से जगह पर किसी को ये नहीं पता था कि एवरेस्ट जाने के लिए क्या करते हैं, या पहले पर्वतारोही बनना ज़रूरी है। लेकिन जब मुझे उसके बारे में, मैं 10th में मैंने एक पातालकोट में कैंप, एडवेंचर कैंप हुआ गवर्नमेंट के साइड से, तो वो मैंने अटेंड किया था और उससे मुझे कुछ जानकारी मिली। और फिर आफ्टर 12th मैंने माउंटेनिंग के कोर्सेज किए, जिसमें बेसिक माउंटेनिंग, एडवांस माउंटेनिंग है, और फिर पर्वतारोही बनी और भी एक्सपीडिशन किए हिमाचल में, गढ़वाल हिमालय में। फिर उसके बाद फिर मैंने एवरेस्ट का ये कि मुझे एवरेस्ट में जाना है और मैं अब रेडी हूँ, तो उसके लिए मैं लग गई। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि 7th क्लास में मैंने सोच लिया था कि मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है, लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं, वो जो उम्र होती है उसमें यही सब सोचते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन वो परिस्थितियों के हिसाब से उनका एम, एम्बिशन बदलता जाता है कि जो परिस्थितियां होती है। लेकिन आपने जो सोच के रखा कि 7th क्लास में मुझे चढ़ना है पर्वतों पे, और उसको हासिल किया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी ऐसी बहुत सारी कंडीशन आई जहाँ पर मुझे लगा कि अब मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। पहले तो उस छोटे से गांव से निकलना ही मेरे लिए मुश्किल था। मेरे पेरेंट्स को लोग बोलते थे, मेरे पेरेंट्स को पहले मैंने कन्विंस किया, वो कन्विंस हो गए, तो उनको लोगों ने मना किया कि नहीं, आप ऐसे क्यों अपनी लड़की को भेजते हो, ये तो मतलब ऐसे पहाड़ में जाती रहती है, ये कोई मतलब इसमें कोई फ्यूचर थोड़ी ना है, और ये क्या करा रहे हो। तो फिर जब पापा बोलते थे नहीं उसको तो माउंट एवरेस्ट जाना है, तो बोले जान के जोखिम में डालना है, तो बोले नहीं, वो मतलब उनको विश्वास था कि ये जब इसने खुद ने सोचा है तो ये ज़रूर करके लौटेगी। तो बट मैंने तैयारी तो कर ली, कोर्सेज भी कर लिए, मैं फिज़िकल और मेंटली प्रिपेयर भी हो गई। बट जब मुझे एवरेस्ट के बारे में ये पता चला कि उसमें चढ़ने के लिए 25 लाख का एक्सपेंडिचर है, तो मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे पिताजी टीचर हैं, तो ये लगा कि इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे इस फील्ड से हट जाना चाहिए। तो ये जो एक्सपेंडिचर आपने बताया सच में बहुत ज्यादा है, 25 लाख रुपीस। तो कैसे फिर आपको सपोर्ट मिला, कहाँ से? क्योंकि हालांकि आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि घर से तो आपको पूरा सपोर्ट मिला, लेकिन इसको एक्सपेंडिचर को अफोर्ड कर पाना कैसे संभव हो पाया? यही जैसे पिताजी ने तो मतलब उनसे मेरा पूछना ही मतलब ये गलती होती कि मैं उनसे पूछूं कि आपके पास इतने पैसे। मेरे पिताजी टीचर हैं और हम लोग 4 बहन और 1 भाई हैं, और वो हम सब का पढ़ाई और सारा सब देखते हैं। उसके बाद पैसे बचना इम्पॉसिबल, ये उसी में कम पड़ जाते थे। तो मैंने तो सोच लिया था कि शायद अब ये सब मुझे छोड़ देना चाहिए, एवरेस्ट जाना इम्पॉसिबल चीज़ है फाइनेंशियली को देख के। बाकी फिटनेस तो मेरा इतना ज़्यादा हो चुका था जो मैंने ट्रेनिंग करी उससे, तो मगर वो बोलते ना जहाँ चाह है वहाँ राह है।
तो फिर मैंने जो हमारे IMF है, इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन, मेरा एक बार 2018 में एक एक्सपीडिशन के लिए वहाँ से सिलेक्शन भी हुआ। हिमाचल की पीक थी मनीरंग, वहाँ पर हमें जाना था। तो उस एक्सपीडिशन में मुझे बहुत 1993 में जो फीमेल एक्सपीडिशन गया था एवरेस्ट का, वो फीमेल्स मिली थी जो अभी काफ़ी एजेड थी। और उनसे जब मैं मिली तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला, और उनसे मैंने पूछा कि मैम मैं भी जाना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो एक लवराज सर भी हैं जिन्होंने 8 बार हमारे इंडिया से एवरेस्ट को क्लाइंब किया है। तो उनसे जब मैं मिली तो उन्होंने कहा कि बेटा आप क्या करती हो। तो फिर मैंने बताया कि मैं स्पोर्ट्स प्लेयर भी रही हूँ, मैंने बास्केटबॉल में नेशनल खेला है, साइकिल पोलो में, और मैं गेम्स में ही रही, और मेरा जो एजुकेशन है वो भी फिजिकल एजुकेशन है। तो उन्होंने कहा कि जब तुम इतना अच्छा किया, और मेरा ग्रेड जो हमारा माउंटेनिंग जो कोर्स था उसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है, आप A ग्रेड लाते हो तो ही आप आगे के कोर्सेज कर सकते हो, या फिर आप अच्छे माउंटेनियर हो। अगर B ग्रेड लाते हो तो आगे के कोर्स नहीं कर सकते, सिर्फ बेसिक के बाद अगर आपने B लिया आया तो फिर से बेसिक करना होगा, फिर आप एडवांस कर सकते हो। लाइक आप एक क्लास में अभी फेल है तो आप फिर से क्लास है वो फिर, तो मेरा हर कोर्स में मेरा A ग्रेड आया, तो मैं आगे के कोर्स कर। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी एक प्रोफाइल बनाएं, और बहुत सारे मतलब आपकी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर सकती है, आप किसी कंपनी से मिलिए जो आपको जो स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट करता है, ऐसे करके अपनी प्रोफाइल और प्रपोजल लोगों को दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं ऐसा ही करती हूँ। तो मैं 4 साल मुझे लगे स्पॉन्सरशिप को लेने में। मैं हर साल ये सोचती थी कि शायद इस साल मुझे जाने का मौका मिलेगा, और मैं फिज़िकल फिटनेस को ध्यान में रखती थी। 40 किलोमीटर साइकिलिंग करती थी और 10 किलोमीटर रनिंग करती थी, योगा करती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कौन से ईयर में मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी और मेरे जाने का वक्त आ जाएगा। तो मैं फिज़िकली मतलब अपने आप को स्ट्रांग रखती थी, उसके साथ साथ मेरा स्टडी भी चल रही थी, वो भी करती थी। प्लस जो मैंने प्रोफाइल बनाई थी उनको मैं बड़ी बड़ी कंपनियों में मेल करती थी, गवर्नमेंट के ऑफिसर से मिलती थी, और जो हमारे मध्य प्रदेश की भी कंपनियां उनको भी अप्रोच करती थी, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिल पाई। और साल बीतते गए, 2 साल बीत गए, फिर बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे। कुछ लोगों ने ऐसे डिनाई कर दिया, मतलब धुतकार दिया, जैसे कि मैं मंत्रियों के घर के सामने होती थी और बोलते अरे जाओ तुम यहाँ क्यों भीड़ लगाने आ जाती हो, ज़बरदस्ती जब मना कर दिया ना नहीं मदद कर सकते तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी। बोला कि अरे लड़की हो कि तुम एवरेस्ट चढ़ोगी क्या, मतलब बहुत डिमोटिवेट किया। मगर मैं उन लोगों की बातों में नहीं आई। मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो सोच लिया है और मैं ज़रूर जाऊंगी। फिज़िकली स्ट्रांग तो हूँ, फाइनेंशियली नहीं हूँ तो क्या हुआ, लेकिन एक ना एक दिन कोई ना कोई मदद करेगा। और गवर्नमेंट को भी मैं हर साल लेटर डालती थी और मिलती थी कि मुझे जाना है। वो कहते थे हाँ सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनके लिए भी इतना बड़ा अमाउंट देना और कैसे उसको जनरेट कराना, क्योंकि अभी तक स्पोर्ट्स में, जो मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स में माउंट ट्रेनिंग नहीं है। और जब मैं डालती थी तो हम मुझसे यही बोलते थे कि अभी हमें कुछ प्लान बनाने पड़ेंगे, टाइम लगेगा। तो टाइम बीतता गया, फिर 3 साल बीत गए। 1 साल तो ऐसा भी हुआ कि जब मुझे किसी ने कहा कि हाँ हम मदद कर देंगे और आप जब पैसे जमा करने की बारी होगी तब हमारे पास आना, तो मैंने कहा ठीक है। तो उस टाइम पे तो मैंने थोड़ी बहुत जो इक्विपमेंट है वो भी ख़रीद लिए थे और कुछ शॉपिंग वगैरह की, मैं तैयार रहूं जाने के लिए। मगर जब पैसे जमा करने की बारी आई और मैंने उन्हें बात करने, हाँ, तो उन्होंने डिनाई कर दिया, मुझसे मिलने से मना कर दिया। और वो 2018 की बात है ये। तो मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई, बहुत टूट गई। मैं घर आके, मतलब उस दिन बहुत ही मतलब बुरा दिन था वो मेरा, कि मैं जिस तैयारी में हूँ, जितने मतलब मैंने सोच लिया कि अब मुझे जाने का मौका मिलने वाला है, तो मैंने 2 दिन मैं बहुत अपसेट रही कि अब मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए और मुझे तभी जाना चाहिए जब मेरे जेब में पैसे हों, और पता नहीं इतने पैसे कभी आएंगे भी या नहीं आएंगे, और मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान देती हूँ। ऐसा सोचकर मैंने 2 दिन सोचा। फिर मैंने ये सोचा कि भावना जब 3 साल निकाल दिए, 1-2 साल और सही। और ऐसा तो नहीं है कि बाकी चीज़ें मैंने छोड़ी, मैंने अपनी स्टडी भी साथ में कंटिन्यू रखी और बाकी चीज़ें मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में कराती थी। एज अ इंस्ट्रक्टर मैं फ्रीलांसर काम करती हूँ, अभी भी करती हूँ। एडवेंचर ने मुझे बहुत कुछ दिया, मतलब नाम भी दिया, प्लस ये जो माउंटेनिंग जब मैं इसमें आ गई तो पहचान तो बनी गई। तो मैं फाइनेंशियली मेरा खुद का जो खर्चा है वो एज अ इंस्ट्रक्टर निकालती थी,
और फिर 1 साल और बीत गया 2018 का। 2019 में गवर्नमेंट ने मेरी बात सुन ली और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने फाइनली मुझे स्पॉन्सरशिप दी और मैं जा पाई। तो ये एक सफर, मतलब मैं कहती हूँ मेरी लाइफ में 2 एवरेस्ट थे, कि एक तो माउंट एवरेस्ट ही जिसमें जाना इतना मुश्किल काम है, जोखिम में डालना, और एक एवरेस्ट जो फाइनेंशियली मुझे वीक करता था और मुझे उस स्पॉन्सरशिप को कलेक्ट करना कि 25 लाख, मैंने 25,000 भी उस टाइम पे लाइव नहीं देखे थे कि मेरे सामने 25,000 है, तो 25 लाख तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि लोग जो कहते हैं ना फाइनेंशियली वीक हैं तो हम ये नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। जब आप सोचेंगे कि आप ना कहीं से कुछ रास्ता, अच्छा रास्ता, सही रास्ता आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ये मेरा ये सफ़र है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही, मुझे तो ऐसा भी एज अ फीमेल भी लोगों ने, जैसे मैं कहीं पर स्पॉन्सरशिप के लिए गई हूँ और मुझसे एज अ फीमेल भी किसी ने पानी के लिए भी नहीं पूछा है। ऐसा भी मैंने दिन देखे हैं कि मैं दिन भर खड़ी हूँ और कोई मुझसे पानी के लिए भी पूछ ले, तो ऐसा भी हुआ। और आज वही लोग मुझे इनवाइट करते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन आपने 4 साल भावना जी संबल बनाए रखा कि इतना डिमोटिवेशन मिला, और जिस तरह से आपने स्थितियां बताई कि डिनाई कर दिया गया, एंड मौके पर मना कर दिया गया, वो तो बिल्कुल ऐसा था कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। फिर भी आपने हौसले को कम नहीं होने दिया, बनाए रखा। हम दूसरे लोगों को भी देखते, इतना लंबा समय अगर किसी के साथ ऐसी स्थितियां हो तो वो नहीं कर पाता है कि यार नहीं आप छोड़ दो, एक उम्मीद जो रहती है वो खत्म हो जाती है सबके लिए। तो उस दौरान आपकी प्रेरणा कौन बना, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी। प्रेरणा जैसे तो मैं ये कहती हूँ कि जितनी आप पॉजिटिविटी अपने अंदर रखते हैं अपने आप प्रेरणा सामने आती है। मैंने जैसे जो हम बोलते थे ये फूलों से निठसना सीखो, एक पोयम है, तो हर एक समय बीतता जाता है और चीज़ें निकल जाती है, लेकिन अगर आपने उस चीज़ को समझा नहीं तो फिर आप शायद, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं अपना एम डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं तो वो छोड़ देते हैं। तो मेरा उन सबसे ये कहना कि छोड़ने से आप ही पीछे जा रहे हैं, आप कोई और सोच के आगे बढ़ जाएगा वो चीज़, या जिसने दृढ़ निश्चय होता है वो आपको आगे लाता है। तो मेरे अंदर दृढ़ निश्चय था। मेरे पेरेंट्स, मेरे छोटे भाई बहन थे, जब मैंने सोच लिया कि अब मुझे नहीं करना है तो उन्होंने कहा कि दीदी आप तो इतने साल से लगी थी ना, और 2-3 साल सही। तो जब वो छोटे मेरे छोटे भाई बहन जो मेरे साथ यहाँ रहते थे, तो वो उन्होंने जब मुझे बोला तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये बात तो सही है कि हर साल मैं वेट लेकर चलती थी, कहीं पर भी जाती थी तो मेरा बैग टंगा होता था कि मुझे प्रैक्टिस बने रहे। तो मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। और सबसे मेरा ये कहना है कि जो आपने एम बनाया है वो आप नहीं छोड़े, क्योंकि कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, आपको लगता है, लेकिन क्या पता वो लास्ट टाइम हो आपका, कुछ टाइम बाद आपकी वो विश पूरी होने वाली हो या आपका वो संघर्ष खत्म होने वाला हो। तो मैंने भी यही सोचा कि नहीं, शायद ये लास्ट ईयर हो, नेक्स्ट ईयर मुझे जाने को मिले, और ऐसा ही हुआ, नेक्स्ट ईयर मैं जा पाई। हौसले को कभी कम नहीं होना। एक बात और आपने कही भावना जी, महिला लड़की के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि अगर वो इस तरह के एम बनाती, सबसे बड़ी बात तो वहां हो जाती है कि घर वालों से सपोर्ट मिल रहा है या नहीं। आज भले ही समय बदल गया है, हम चीजें देख रहे हैं, लड़कियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कमी जरूर खलती है कि आप ये सोच के किसी को डिनाई कर दे कि यार ये तो लड़की है, ये महिला है, ये कैसे करेगी, तो वो बहुत गलत चीज है। बिल्कुल, मतलब घर से ही स्टार्ट करती हूँ मैं कि घर से पहले पेरेंट्स को कन्विंस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। पहले तो जब मैंने कोर्सेज किए तो उतना फ़र्क नहीं पड़ा कि चलो कोर्स करके मैं वापस आ गई, लेकिन जब मैंने एवरेस्ट की बारी के बारे में बताया कि भाई एवरेस्ट जाना है मुझे ये वो, और 4 साल में स्पॉन्सर, तो पापा को ही लगता था, पढ़ाई भी कर रही हूँ मैं, लेकिन उनको ही लगता था कि ये इतने साल इसने सिर्फ हर बार जब भी मैं बोलती अरे मैं एवरेस्ट के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाई है। बाद में तो मैंने उनको बताना ही बंद कर दिया कि मुझे किसी से मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्योंकि वो उनको ये लगता था कि यार ये सिर्फ इसी में, मतलब इसके लिए पागल हो गई है। वो तो ये समझते थे कि ये, क्योंकि 25 लाख उनको लगता नहीं था कि कोई दे पाएगा। और सही बात है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि हो पाएगा, लेकिन मैंने मन में जब मैंने छोड़ने का सोचा था ना स्टार्टिंग में, जब पता चला कि इतने पैसे लगते हैं, तो मन में आया कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जब
सोच लिया कि करना ही है तो फिर कहीं ना कहीं से ज़रूर मदद मिलेगी। जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो मुझे लगता है नेचर भी आपकी मदद करता है। तो पेरेंट्स को कन्विंस किया, उनको ही लगता था कि नहीं ये करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए जिससे जॉब लगे और जल्दी से ये अपना सेटल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने उनको बोला कि आप मेरे ऊपर भरोसा रखें, एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब मेरी मदद होगी और मैं जा पाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारा भरोसा है तो तुम ज़रूर जाओगे। तो फिर गांव वालों ने भी पापा को बोला कि अरे एवरेस्ट में तो लोग मर जाते हैं, ऐसा होता है, तुम अपनी बेटी को जान जोखिम में डलवा रहे हो। तो फिर पापा ने भी ये बोला कि उसको अपने ऊपर विश्वास है तो वो आ जाएगी वापस। खुद पर विश्वास है तो वो पहुंच भी गए और वहां से सही सलामत लौट के भी आए। अब अगर उस एवरेस्ट के सफर की बात करें, जब आपने चढ़ाई शुरू की होगी, तो क्या, जहां तक मुझे नॉलेज है माउंटेनियर को लेके, कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत हैवी इक्विपमेंट्स और कॉस्टली भी बहुत ज्यादा होते हैं, कि सबसे ज्यादा शायद उनको ही खरीदने में पैसे लगते हैं। बिल्कुल, ये जो एक्सपेंडिचर है 25 लाख का, तो अभी तो ये वाला था कि मुझे ये कलेक्ट करना है। अभी मेन एवरेस्ट बाकी था। मेन एवरेस्ट मतलब 25 kg वेट लेकर चलना है और उसके अलावा -45 में सफ़र करना है। मतलब इतना ठंडा कि हड्डियां गल जाती हैं। और हाई एल्टीट्यूड जब हम आगे ऊपर चढ़ते हैं तो जो एल्टीट्यूड के कारण बॉडी में चेंजेस होते हैं, जो आपका ऑक्सीजन प्रेशर होता है वो कम होता है। तो ये सारी चीज़ें बॉडी में क्या रिएक्ट करेगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी डेथ होने के 100% चांसेस हैं। अगर आपने आपको सेफ रख लिया, सेफली चले गए, तो आप मतलब मतलब ये लकी मानो अपने आप को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जाते हैं वापस नहीं आ पाते। तो मैं तो अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं गई और ये मेरी दूसरी लाइफ है कि मैं वापस आई। तो एवरेस्ट, जैसा मैंने आपको बताया, इतना खतरनाक, इतना दुर्गम स्थल है। तो वहाँ पर जाने के लिए जब मैं यहाँ से निकली, काठमांडू पहुँची, काठमांडू में मैंने जो इक्विपमेंट थे हमारे वो लिए। तो ये जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ एवरेस्ट का नहीं, इसमें नेपाल गवर्नमेंट को परमिट फीस देनी होती है। इक्विपमेंट ही आपका, मतलब जो वहाँ के बूट होते हैं वो कम से कम 50-55 हज़ार का एक बूट है जो आपका पेयर होता है। फिर रिमिटेंस होते हैं। -45 से बचने के लिए जो आपको डाउन सूट लेना है वो पूरा हर एल्टीट्यूड के हिसाब से आपका टेम्परेचर बदल जाता है। कितनी हाइट में आप जा रहे हो तो उतना वहाँ पर कैसा टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग आपका ड्रेस होता है। और ये पूरा जो टाइम है इसमें 2 महीने का टाइम लगता है क्लाइंब करने में एवरेस्ट में। ऐसे डायरेक्ट नहीं चढ़ सकते, उसमें रोटेशन होते हैं। जब हम बेस कैंप पहुँच जाते हैं, तो जब मैं बेस कैंप पहुंची तो इस बेस कैंप की हाइट है 5362 मीटर। तो वो हाइट में पहुंच के ये लगा, जब मैंने पहला पीक किया था गढ़वाल हिमालय में, तो उसकी ही हाइट थी 5670 मीटर और इसका तो बेस कैंप ही 5000 तो ये अभी बहुत बाकी था। तो बेस कैंप के बाद ग्लेशियर स्टार्ट होता है, आइसकुम्बू फॉल ग्लेशियर है उसका नाम, और इसलिए आइस कुंभू बोलते हैं उसको, पॉपकॉर्न भी बोलते हैं, पॉपकॉर्न ग्लेशियर, क्योंकि वहाँ पर हमारी जो बिल्डिंग है उससे भी बड़ी बड़ी आइस वॉलें हैं जिनको चढ़कर या क्रॉस करके हमको आगे जाना होता है। क्रेवासेस हैं, क्रेवासेस मतलब इतने गहरे कि अगर गलती से उसमें अगर कोई गिर जाए तो बचना इम्पॉसिबल है। और उसको ये था कि आइसकुम्बू फॉल होता रहता है, जैसे ही सनलाइट आता है तो वो मेल्ट होता है और वॉलें गिर जाती हैं। तो हर बार हम जितनी बार जाते हैं वहाँ पर तो नया रास्ता मिलता है। तो बेस कैंप में पहुँच के कैंप 1, 2, 3, 4 कैंप है और फिर सबमिट के लिए जाते हैं। तो पहले जब हम रोटेशन करते हैं, बेस कैंप से कैंप 1 के लिए जाते हैं, फिर वापस बेस कैंप आते हैं, फिर कैंप 2 के लिए जाते हैं, फिर वापस बेस कैंप आते हैं। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि बॉडी एक्लिमेटाइजेशन हो जाए, हमारा बॉडी उसमें ढलने लगे। क्योंकि अगर हम एकदम से एल्टीट्यूड में जाएंगे, सीधे सीधे चढ़ते जाएंगे, तो बॉडी ढलेगी नहीं और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, नसें फूट सकती हैं, आप मतलब हैको ये जो बीमारियां होती है एल्टीट्यूड की वो आपको हो सकती है। और सीवियर अटैक तो ऐसा होता है जो हैको होता है कि आप पागल भी हो सकते हो एल्टीट्यूड के कारण।
तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हम रोटेशन करते हैं। तो वो जो आइसखुम्बू फॉल ग्लेशियर की वजह मतलब वो सबसे मुझे डेंजर पार्ट लगता था कि जब तक मैं और ऊपर नहीं गई थी कि यार ये, क्योंकि उसमें चढ़ना उतरना बाकी जगह हम आगे जाते हैं तो सीधे चढ़ना है, तो उसमें क्या होता है कि वॉलें चढ़ो फिर उतरो फिर चढ़ो फिर उतरो और फिर क्रेवासेस भी क्रॉस करो, बहुत डेंजर, लैडर ऐसे हिलता रहता उससे जाओ, तो वो बहुत ही डेंजर पार्ट लगता था। भयानक तस्वीरें बिल्कुल। मतलब अगर मैं सुन रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि और वहां तो आप पूरा चढ़ के और फिर वापस उतर के आई हैं, तो वो तो क्या स्थिति बनी होगी उस समय भी। बहुत मुश्किल हो जाता है अपने कॉन्फिडेंस को बांधे रखना कि हम यहाँ तक आए तो और थोड़ा सा बचाए और ऊपर तक चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना मोरल डाउन कर लेते हैं, ऐसी स्थिति को देख के बहुत सारे लोग वापस हो जाते हैं। कई बार नर्वस भी हो जाती थी मैं, वहाँ पर 2 महीने का टाइम था और फिर अपने लोगों इतनी दूर, कितने दूर होते हैं हम हमारे लोगों से, लेकिन एक वो अलग ही दुनिया होती है जब आपने कुछ सोचा है तो ये सारी चीज़ें तो फेस करनी पड़ेगी। फिर जब फाइनल पुश की बारी आई, मतलब जब टॉप में भी जब हम पहुंचते हैं तो ऐसा नहीं कि किसी भी दिन टॉप पर जा सकते हैं, एवरेस्ट टॉप पर या किसी भी माउंटेन के टॉप पर उसी दिन जा सकते हैं जब हम वेदर देखते हैं, वेदर रिपोर्ट देखते हैं कि टॉप में कितनी विंड है। वहाँ पर 180 की स्पीड में भी हवा चलती है। एक बार जब हम कैंप 2 में थे तो वहाँ पर इतनी तेज़ हवा चली कि हमारा पूरा सामान उड़ गया, कैंप 2 टेंट्स उड़ गए, हमारे इक्विपमेंट का अता पता नहीं, हम चीज़ें खोज रहे हैं और इतनी तेज़ हवा चल रही है, हमको डाउन आना पड़ा। और फिर उसके बाद दोबारा हम, ये तो रोटेशन था, फिर जब फाइनल पुश की बारी आई तो डायरेक्ट कैंप 2 गए, फिर कैंप 3, तो कैंप 3 से ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करते हैं। ओके, ऑक्सीजन लेवल कम होता है। हाँ, वहाँ से बिल्कुल ये कहना चाहिए आप ब्रीथ नहीं कर पाते हो। ऑक्सीजन तो है वहाँ, माइनर है, आप ब्रीथ नहीं कर सकते हो कि वो उतना आपकी बॉडी में नहीं पहुँच पाता है जितनी ज़रूरत है। तो कैंप 3 से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कैंप 3 के बाद एकदम स्टीप चढ़ाई है और वो चढ़ते हैं और एक के पीछे एक हम क्लाइंब कर रहे होते तो मेरी लाइफ का सबसे मतलब जो सिर्फ सुन रखा था कि आपको डेड बॉडीज मिलती है वहाँ पर और ऐसा मौका आएगा, तो सिर्फ दिमाग में था, जैसे जैसे जो चीज़ें पता थी और जो जो पॉइंट्स आते थे तो ऐसा लगता था हाँ ये तो होना ही था ही तो। लेकिन जब मैं एक जगह पहुँची, कैंप 3 से ऊपर चढ़ रहे थे और वहाँ पर उसी रोप में, जिस रोप से हम चढ़ रहे थे उस रोप में एक डेड बॉडी बंधी हुई थी और लोग उसको क्रॉस करके जा रहे थे, तो मुझे लग रहा था वहाँ कुछ तो है जिसमें टाइम लग रहा है लोगों को उसको क्रॉस करने में। तो जब मैं पहुंची तो देखा कि एक डेड बॉडी है, एक हमारे जैसा एक पर्वतारोही ऊपर गया था और वो वापस नहीं आ पाया, उसकी डेड बॉडी वापस आ रही है और मैं तो उससे भी लकी मानती हूँ कि उसकी डेड बॉडी नीचे आ रही है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी डेड बॉडी भी आज वहीं पर है, तो वो वापस आने के लिए उसको उसी रोप में बांध दिया था, पता नहीं उसको कब वापस लेके आए। लेकिन जब मैं वहाँ तक पहुँची और मैंने अपना एंकर निकाला और आगे की रोप में लगाया, क्योंकि वो सेम रोप में है, आप सीधे नहीं जा सकते। अभी तक जुमार और हम हमारा बॉडी वेट पुल करके ऊपर जा रहे थे, तो एंकर को चेंज किया तो मैं, और क्रॉस करने के लिए उस डेड बॉडी के ऊपर मैंने हाथ रखा और फिर मैंने क्रॉस किया उसके ऊपर से। तो मैं एक अलग सी, मतलब एक पूरे बॉडी में एक अलग सा सरसराहट हो गई कि हमारे लिए डेड बॉडी की फीलिंग अलग है मगर माउंटेनियर्स के लिए एक अलग है, लेकिन वो मिक्स हो गई मेरी फीलिंग कि ये तो होना ही था लेकिन ये क्या हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी तो मैं काफ़ी उस टाइम पे एक अलग फीलिंग थी मेरी और मैंने बस यही प्रे किया भगवान से कि मुझे इतना ज़्यादा अवेयर रखना कि मैं कोई गलत स्टेप ना उठा पाऊँ। मुझे इतनी, मतलब जो मैंने ट्रेनिंग करी है वो मुझे याद दिलाते रहना कि अभी मुझे ऐसे चलना है, क्योंकि जब हम एल्टीट्यूड में होते तो हमारा ब्रेन जो है वो कम काम करता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना और मेरे जो इनके साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, ऐसा मैं मन में सोची और अपने आप को अवेयर रखते हुए मैं आगे बढ़ी और एक डेड बॉडी और क्रॉस करी और कैंप 4 में पहुंची। कैंप 4 को डेड जोन बोलते हैं। डेड जोन उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन भी है और आपकी बॉडी एक्लेटाइज नहीं है तो आपकी डेथ हो सकती है। तो इतना ख़तरनाक ये सफ़र है। तो जब कैंप 4 की बारी आई और कैंप 4 में जिस दिन पहुँचे थे उसी ही रात को, मतलब मैं 21 मई को कैंप 4 पहुँच गई थी और उसी रात को हमको समिट के लिए निकलना था। समिट मतलब टॉप पर पहुँचने के लिए। तो समिट में पहुँचने के लिए मिनिमम बोलते हैं 13 से 14 घंटे लगते हैं और मैक्सिमम वो कितने भी हो सकते हैं, 17-18।
तो कैंप 4 से आधी रात को, मतलब आधी रात में नहीं, 8:30 बजे करीब हम लोग निकले। मेरा शेरपा मेरे साथ था और भी टीम थे। हमने सिलेंडर्स लिए और जो भी हमको ऊपर ले जाने के लिए ज़रूरत की चीज़ें थी वो हमने ली, और बाकी कैंप 4 में ही रहने दी रिटर्न आने के लिए। और फिर चलना स्टार्ट किया। एक के पीछे हेड टॉर्च लगे हुए हैं, आगे सिर्फ लाइट जैसे दूर कहीं कुछ दिख रहा है तो लाइट दिख रहा है कि हाँ वहाँ पर कोई है, तो ऐसे। और एक लाइन बनी हुई दिख रही है कि हाँ एक के पीछे एक सब जा रहे हैं, तो मैं भी उनके पीछे चल रही हूँ। मेरे पीछे शेरपा है और भी टीम है। चलते जाते हैं, फिर एक पॉइंट आता है बालकनी। बालकनी उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो थोड़ी रिज ऐसे है और वहाँ पर बैठ सकते हैं। अभी तक ये चल रहा है कि एक के पीछे एक जा रहे हैं, स्टीव चढ़े और कहीं इधर उधर नहीं जा सकते, लेकिन वो ऐसी जगह जहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हो, बैठ सकते हो, अपना ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज कर सकते हैं। और वो जगह पर सब लोग अपना सिलेंडर चेंज करते ही हैं, क्योंकि और कहीं पर ऐसा नहीं है। और वो पॉइंट आने के बाद उसको ये सिलेंडर चेंज करते हैं। फिर जब मैं वहाँ पर पहुँची, मैंने अपना बैग नीचे डाउन किया और मेरा शेरपा आया और हम बैठ के रेस्ट कर रहे थे कि बस, और ज़्यादा देर नहीं रुक सकते किसी भी जगह पर, क्योंकि इतना माइनस टेम्परेचर है कि अगर आप रुकोगे तो आपका ब्लड जमने लगेगा, क्योंकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा और फिर तो ब्लड जमने लगेगा। तो इसलिए ज़्यादा देर नहीं रुकते, मतलब ये कहना चाहिए आपने आधा मिनट भी रुक लिया तो ये काफ़ी है। तो इतनी देर के लिए और जब भी रुकते हैं, जैसे पानी पीना है कुछ भी, तो कंटिन्यू फिंगर्स चलती रहती है, पैर की और हाथ की, क्योंकि सबसे पहले जो टिप्स होते हैं फिंगर्स के, ये सबसे पहले ब्लैक होने लगते हैं और मतलब हाथ फ्रोज होने लगता है। तो कंटिन्यू फिंगर्स चलाते रहते हैं कि भाई ब्लड सर्कुलेशन बना रहे बॉडी में। और हम वहाँ रुके। जब सिलेंडर चेंज करने लगे तो मेरे रेगुलेटर में लीकेज हो गया। ये एक और परेशानी। हाँ, मतलब ये इतना ज़्यादा मुश्किल का वक्त आ गया मेरा कि ऑक्सीजन सिलेंडर लीक करने लगा। मेरे पास 3 सिलेंडर थे, तीनों में हमने वो रेगुलेटर लगा के देखा, मगर वो किसी में फिट नहीं हो रहा था, वो लीकेज बना हुआ था। और उस टाइम पर मुझे ऑक्सीजन भी लेना है, उस लीकेज को भी बंद करके रखना है, प्लस ब्लड सर्कुलेशन भी बनाए रखना है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो ऐसे मर जाऊंगी, अगर ऑक्सीजन नहीं लिया तो ऑक्सीजन के बिना मर जाऊंगी, और अगर ऑक्सीजन बचा ही नहीं, अगर वो लीकेज को बंद नहीं किया तो ऑक्सीजन कैसे लूँगी। तो ये तीनों चीज़ें, और मैं कंटिन्यू वो सब कर रही हूँ, मैं फिंगर्स भी चला रही हूँ, लीकेज बंद कर रही हूँ, ब्रीथ ले रही हूँ, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। तीनों सिलेंडर में चेंज कर करके भी देख रहे हैं कि भाई किसी में तो सही हो जाए, लेकिन वो किसी में सही नहीं हो रहा, वो लीकेज बना हुआ है, ऑक्सीजन भी कम होती जा रही है, डर लग रहा है कि क्या करें हम। तो फिर शेरपा ने मुझसे कहा कि भावना अब हम ऊपर नहीं जा सकते, अब हमको नीचे जाना होगा। मैं साइलेंट हो गई, मतलब उस टाइम पे मैंने लीकेज को बंद किया, मतलब ऐसे, और ब्रीथ ले रही थी। और मुझे वो 4 साल वो लोगों के वर्ड्स कि अरे ये क्या जाएगी या कुछ भी, और वो स्पॉन्सरशिप, वैसे तो हमारे माउंटेन में ये कहावत है कि अगर आप नहीं जा पा रहे हो कुछ रीज़न से तो आप बिल्कुल वापस हो जाए, क्योंकि जान है तो जहान है, आप वापस आ सकते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा था कि अगर मैं आज नहीं गई तो मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। वो 4 साल स्पॉन्सरशिप के और गवर्नमेंट ने जो मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे पैसे दिए हैं वो दोबारा नहीं मिलेंगे, और मैं मरना पसंद करूंगी मगर वापस जाना नहीं। ये थोड़ी मेरी बेवकूफी है। इससे समझ में आ रहा है भयावह दृश्य, तस्वीरें आप जो कह रही है वो इमेजिन हम हमारे दर्शक भी शायद कर पा रहे होंगे कि वो बहुत ही मुश्किल भरा सफर आपका रहा। लेकिन एवरेस्ट को फतेह करने के बाद भी आप वहां पर नहीं रुकी, आपने ये भी सोचा कि मुझे दूसरे महाद्वीप के भी ऊंचाइयों तक पहुंचना है। चूंकि हमारे पास समय की कमी है तो इस पे भी जल्दी से जान लेते हैं कि आप यहाँ ही नहीं रुकी। कोई सोचता है कि चलो हमने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर फतह कर लिया, लेकिन नहीं, हमें आगे भी बढ़ना है और आगे भी करते रहना है। बिल्कुल। एवरेस्ट फिर इस कठिनाई के बाद मैं टॉप पर पहुंची और मैंने हमारे इंडिया फ्लैग को वहां पर होस्ट किया, और ये खुशी, वो उसके लिए मेरे पास वर्ड नहीं है। जब मैं वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पर पहुंच गई और वापस आई सेफली, तो सबकी ब्लेसिंग्स हैं। और मैं तो यही बोलूँगी, जब आप किसी काम को करने लगते हैं तो वो ऑरा, एक पॉजिटिव ऑरा आपके साथ चलता है और आपको भी आगे पहुंचाता है। तो मेरा सफ़र एवरेस्ट तक नहीं थमा,
मैंने आने के बाद ये डिसाइड किया कि मैं जो 7 कॉन्टिनेंट हैं हमारे वर्ल्ड के, उनकी हाईएस्ट पीक को भी मैं क्लाइंब करूंगी। तो जैसे कि एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, वो एशिया के अंदर आ गया। तो फिर उसके बाद मैंने अफ्रीका की हाईएस्ट पीक, और फिर मैंने कहा कि मैं ऐसे सिंपली क्यों क्लाइंब करूं, मैं कुछ यूनिक करना चाहती थी। तो हाँ जी, तो हमारे भारतवर्ष के जो मेन फेस्टिवल है हमारा दीपावली, वो मैंने अफ्रीका की हाईएस्ट पीक किलिमंजारो पे क्लाइंब करते वक्त उस दिन क्लाइंब किया। उसी दिन दिवाली थी और दिए लेके गई थी। विंड बहुत ज़्यादा थी इसलिए दिए जला नहीं पाए, नीचे आके दिए जलाए और हमारे कल्चर को स्प्रेड किया। और ऐसे ही मैंने जब यहाँ गई ऑस्ट्रेलिया, किलिमंजारो के बाद ये ऑस्ट्रेलिया की जो पीक है कॉजियस्को, उस पे क्लाइंब किया। उस दिन होली का दिन था और होली मनाई, मैं कलर लेके गई थी और वहाँ पर भी कल्चर को स्प्रेड किया। और बहुत सारे लोग हमारे कल्चर को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इंडिया के कल्चर को, कि वहाँ जितने भी क्लाइंबर थे, फॉरेन के भी थे, मेरी टीम भी थी, जितने भी थे, हम सबको, मैंने उन लोगों को गुलाल दिए और सब ने बहुत एंजॉय किया। और इसके अलावा मैं साउथ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है अकांकागुआ, वहाँ पर भी गई थी, मगर वेदर ख़राब होने के कारण वापस लौटना पड़ा और 500 मीटर से वापस लौटना पड़ा। खैर, आपके इतने सफर से हम ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हौसले से ही मिलता है सफलता का मुकाम। इस दुनिया में आसान नहीं है कमाना नाम। तो ये जो संघर्ष आपने ये किया है और जो चाहा, जो 7th क्लास में आपने सोच के रखा कि मुझे पहाड़ों पर चढ़ना है, एवरेस्ट पे चढ़ना है, और आपने उसको फतह किया, हमारे देश का ही नहीं मध्य प्रदेश का भी नाम रोशन किया। हमारे लिए वक्त निकालने के लिए भावना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में ऐसे ही हर रोज हम आपको शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे और उनके जीवन के संघर्ष के बारे में उन्हें आपको बताएंगे कि कैसे वो एक आम इंसान से एक खास इंसान बने। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।